हेलो बच्चों, मैं हूं आपका भैया हिमांशु कुमार दीक्षित। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम नेचर ऑफ द पोएट, प्रकृति के एक प्रखांड कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित पोयम डस्ट ऑफ स्नो को समझने का प्रयास करेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है, सर्वप्रथम इस चीज़ को समझते हैं। तो आपको पता होगा कि स्नो का मतलब क्या होता है, आइस, बर्फ। डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल के कण। तो यहाँ पे बर्फ और धूल के कण में क्या संबंध है, तो आपको ये पता होगा कि जो मेरा आइस होता है, जो बर्फ होता है, वह सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जो हम बात कर रहे हैं डस्ट की, डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल। और धूल क्या होते हैं, उसमें फाइन पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और आप जब बचपन में जो बर्फ़ का गोला खाते हैं, उस बर्फ़ के गोले को यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो मेरे बर्फ़ के कण होते हैं वह छोटे छोटे कण ही तो होते हैं। तो इस चीज़ में रिलेशन बैठाने के लिए पोएट ने इसका जो नेम रखा है डस्ट ऑफ स्नो, उसका मतलब क्या है, फाइन एंड द स्मॉल पार्टिकल ऑफ द आइस, अर्थात बर्फ के छोटे छोटे कण। इस पोयम की मदद से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमारे समाज में जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो अंधविश्वास है, उसे तोड़ने का प्रयास किया है। इस पोयम में उन्होंने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पहला चीज़ है हमारा क्रो, कौवा। दूसरा है हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसपे वाइट कलर के फ्लावर लगते हैं, धतूरे जैसा, ठीक है। और अगला डस्ट ऑफ स्नो का प्रयोग किया है। यदि आप अपने दिमाग में सोचिए, जब आप कभी कौवे के बारे में और एक हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में कैसा इमेज बनता है। तो ये दोनों की दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वे अपशगुन की निशानी हैं। क्योंकि यदि आप कौवा के बारे में सोचेंगे तो कौवा का रंग काला होता है। और यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारा कौवा होता है वह पितृ विसर्जन के दौरान इन सब चीज़ों में वह आता जाता रहता है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये पितृ विसर्जन जो हम लोगों की मृत्यु के बाद ये सब चीज़ें हम करते हैं, वह क्या होती है, वह हमारे लिए अपशगुन ही तो है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इल ओमेन। और वैसे धतूरा का पेड़ जो होता है वह पॉइजनस होता है, वह जहरीला होता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक अपशगुन का निशानी है। चाहे तो पोएट इस पोयम में क्रिसमस ट्री, पाइन ट्री का इस्तेमाल कर सकते थे, और यहाँ पे कौवा की जगह वह अन्य पंछियों का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि पिकॉक, मोर का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, कौवा और धतूरे के पेड़ का। और इनकी मदद से वे हमारे समाज में जो अंधविश्वास है, जैसे एक अंधविश्वास के बारे में आपको बताएं, तो रास्ते पे आप जा रहे हैं, बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो हम बोलते हैं कि अब हमारा जो रास्ता आगे जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट दी है, तो रास्ते में कहीं दुर्घटना हो सकती है। और वैसे ही आपके दाएं हाथ में खुजली हो तो हमें क्या लगता है कि हमें पैसा मिलने वाला है। हो सकता है व्यक्ति को खुजली भी हो सकती है, खुजली की बीमारी हो। तो ये हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास हैं। तो पोएट ने इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके इन अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वह हमारे एक तरह के अपशगुन के समान है। परंतु ये दोनों चीज़ ही, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, ने मिलकर पोएट के मूड को चेंज किया है। जो एक उनका डिप्रेसिव मूड था, उसे एक जॉयफुल मूड में चेंज करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा की है, उसमें क्रो और हेमलॉक ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ से जो हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है कि ये अपशगुन ही है, तो ये अपशगुन वाली बात है ही नहीं। क्योंकि जो हमारे जीवन में कोई भी बुरी या अच्छी चीज़ें होती है वह समाज में नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है। आप जिस चीज़ को जैसे देखेंगे वो ऐसी आपको प्रतीत होगी। इसलिए तो बोला जाता है कि आप भले तो जग भला, ठीक है। अब पोयम की समरी को समझने का प्रयास करें तो पोयम की समरी सिंपल सी ये है कि जो हमारे पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया, वह रास्ते में गुजर रहे थे, विंटर सीजन था, मतलब एक ठंडी का मौसम था, और वो गुजर रहे थे सड़क पे से। तो पेड़ के किनारे वह एक हेमलॉक ट्री था, उसके किनारे वो खड़े होते हैं। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा होता है। कौवा उस पेड़ की डाली को हिलाता है, तो उसके ऊपर से कुछ जो स्नो के हमारे पार्टिकल्स होते हैं वह पोएट के ऊपर गिर जाता है। पोएट उस समय जो हमारे थे एक डल मूड में थे, एक डिप्रेसिव मूड में थे, ठीक है, एक सोरोफुल मूड में थे।
और उनके इस मूड को चेंज करने में ये डस्ट ऑफ स्नो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अचानक उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि अब इस मूड की वजह से, मेरा मूड ख़राब होने की वजह से मैंने दिन का एक बहुत बड़ा भाग बर्बाद कर दिया है। और उनको सडन रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी तो दिन के कुछ पार्ट तो बचे हुए हैं, उस पार्ट को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो उनके मूड को चेंज कर देता है। ठीक है, वैसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं कि वे घटनाएं हमारे मूड को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आइए पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो पहले पैराग्राफ की पहली लाइन हमारी क्या है? द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। वे का मतलब यहाँ क्या है? मेथड, तरीका। ए क्रो, जिस तरीके से एक क्रो ने शुक डाउन ऑन मी। शुक इसका हमारा शेक का सेकेंड फॉर्म है। शेक मीन्स क्या होता है? हिलाना। अब वर्ड सुने होंगे, शेक द हैंड, हाथ को मिलाइए, हाथ को हिलाइए। तो वहाँ पर वो वर्ड इसको यूज करते थे। यहाँ क्या मतलब? हिलाना है। शुक डाउन ऑन मी, डाउन का मीन्स होता है नीचे। मेरे ऊपर जिस तरीके से कौवे ने पेड़ को हिलाया, और पेड़ किस चीज़ का था? हेमलॉक ट्री था। और डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर जैसे गिरा। हैज गिवन माई हर्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूइड। रूइड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, खेद वाली अवस्था में रहना। सो हियर पोएट वांट टू से दैट द डस्ट ऑफ स्नो विच फॉल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री above the poet will play a crucial role in changing his sorrowful and the depressive mood into the happiness। तो वही लाइन कुछ इस पैराग्राफ में, इस पूरे स्टेंजा में पोएट समझा रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। उनके हृदय में ऐसा परिवर्तन होता है कि उनका मूड बदल जाता है, और उन्होंने दिन के जो भाग को बर्बाद कर दिया है, उसमें से बचे हुए भाग को वो बर्बाद करने से उनको बचा पाता है। अब यदि हम पोएम के पोएटिक डिवाइस को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है क्रो, यहाँ पे है स्नो, यहाँ पे है मी, यहाँ पे है ट्री। इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। तो यदि हम राइमिंग स्कीम को सेटअप करने का प्रयास करें, यदि हम क्रो को ए मानेंगे तो स्नो भी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। वैसे मी और ट्री का प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये बी होगा, तो ये बी होगा। तो इस स्टेंजा का जो हमारा राइमिंग स्कीम बना वो क्या बना? ए बी। ठीक है। अब इस स्टेंजा में देखें सेकंड में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ट पार्ट, एक जैसा लग रहा है। मूड रूइड, दोनों एक जैसा लग रहा है। तो यदि इस वाले को मैं सी दूं तो ये भी सी, क्योंकि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन कुछ एक जैसा लग रहा है। इसको डी दूं तो ये भी डी हो जाएगा। तो इसका हमारा राइमिंग स्कीम क्या बना? सी डी। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि हम भी ग्रो कर सकें। धन्यवाद।